नमस्कार प्रिय छात्रों, प्रकल्प फन विद हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम आपके पाठ्यक्रम में से लेखन शैली में से अनुच्छेद विधा पर चर्चा करेंगे। हालांकि देखने में ये छोटा सा लगता है, लेकिन यदि कुछ नियमों का पालन करें, कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद लिखें तो हम पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने विस्तृत रूप से चर्चा की है कि हम किस प्रकार अनुच्छेद लिख सकते हैं। साथ में एक उदाहरण भी दिया है ताकि आपके संदेह का निवारण हो सके। चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं आपको उसकी खबर मिलती रहे। अनुच्छेद लेखन कौशल के अंतर्गत आता है और ये 5 या 6 अंकों का होता है। सबसे पहले देखते हैं कि अनुच्छेद किसे कहते हैं। किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए उस भाव या विचार से संबद्ध लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। यानी अपने भाव या विचार को जब आप व्यक्त करते हो तो उस विचार से संबंधित जो भी वाक्य समूह हैं सब मिलकर अनुच्छेद कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं कि किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त किंतु अर्थपूर्ण ढंग से जिस लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। यानी कोई भी घटना हो या कोई विषय हो उसे संक्षिप्त रूप में यानी इन शॉर्ट लेकिन अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल तरीके से जब हम लिखते हैं तो वो अनुच्छेद होता है। यानी अनुच्छेद छोटा होता है लेकिन अर्थ से भरा हुआ होता है। अनुच्छेद लिखने से पहले जान लेना जरूरी है कि अनुच्छेद की शब्द सीमा क्या होती है। यानी अनुच्छेद को कितने शब्दों में लिखना होता है। अनुच्छेद में किसी विषय पर 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। अब जब 80 से 100 शब्द दिए गए हैं, अब कैसे गिनोगे आप? एक अच्छा वाक्य 8 या 10 शब्दों का होता है। यानी एक अनुच्छेद 8 से 10 वाक्यों का होना चाहिए। आप ऐसा सोच सकते हो कि लगभग 10 वाक्यों का अनुच्छेद होता है। अब विस्तृत रूप से देखते हैं कि अनुच्छेद कैसे लिखा जाए। अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातों में सबसे पहले यह बात याद रखनी होगी कि संकेत बिंदु के आधार पर ही अनुच्छेद लिखें। अब अनुच्छेद में संकेत बिंदु यानी की पॉइंट्स दिए होते हैं। आपका अनुच्छेद इन्हीं संकेत बिंदुओं के इर्द गिर्द होना चाहिए। मन में इसकी रूपरेखा इस प्रकार बनाएं कि अगर 4 या 5 संकेत बिंदु दिए गए हों तो हर एक संकेत बिंदु के आधार पर 2 या 3 वाक्य बनाएं ताकि आपका अनुच्छेद लगभग 10 वाक्यों का हो। दूसरी बात ये कि विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें। विषय के हर पहलू का वर्णन करेंगे तो शब्द सीमा में नहीं रह पाएंगे। अनुच्छेद में शब्द सीमित होते हैं, इसे संक्षेप में लिखना होता है, इसलिए विषय से हटकर बिल्कुल ना लिखें। ऐसा करने से अनुच्छेद शब्द सीमा में नहीं रह पाएगा। याद रखें, भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली बनाएं। आपकी भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाला आसानी से समझ पाए कि आपने क्या लिखा है और आपके विचारों को प्रभावी ढंग से पाठक तक पहुंचाने पर संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी। आगे, एक ही बात को बार बार ना दोहराएं। दोहराव से शब्दों में बाहुल्यता आती है, लेकिन पढ़ने वाले की रुचि घट जाती है। वाक्यों को दोहराने से अनुच्छेद सीमित शब्दों में पूरा नहीं हो पाएगा और आप अपना संदेश या अपने विचार दूसरों तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंचा पाएंगे। विषय से बिल्कुल ना हटें। विषय को ध्यान में रखते हुए ही अनुच्छेद लिखें। अनावश्यक विस्तार से बचें। ऐसा करने से ही आप अपने विचारों को उचित ढंग से दूसरों तक पहुंचा पाएंगे। शब्द सीमा को ध्यान में रखें। याद रहे कि आपको शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए ही अनुच्छेद लिखना है। मन में रूपरेखा बनाते वक्त ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण बातों और विचारों पर ध्यान दें और उन्हें ही लिखें। अनुच्छेद में एक रूपता बनाए रखें।
आपके वाक्यों में एकता होनी चाहिए, यानी कोई भी वाक्य विषय से हटकर नहीं होना चाहिए। सभी वाक्य एक दूसरे से गठित और संबंधित होने चाहिए। सूक्ति या कविता की पंक्तियों का प्रयोग भी किया जा सकता है, मतलब यह अनिवार्य यानी कंपलसरी नहीं है। विषय से संबंधित सूक्ति या एक दो पंक्तियों की कविता यदि याद हो तो आप लिख सकते हैं। यदि ज्यादा रचनात्मक यानी क्रिएटिव होना चाहें तो अपने आप भी एक दो पंक्तियां बनाकर लिखी जा सकती हैं। अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रखने योग्य आखिरी बात यह है कि अंत में निष्कर्ष तक पाठक को विषय समझ में आ जाना चाहिए। अनुच्छेद की शुरुआत में विषय को पहले एक वाक्य में समझाएं, फिर संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद को इस प्रकार आगे ले जाएं कि निष्कर्ष तक पहुंचते पहुंचते विषय का स्पष्टीकरण हो जाए। पढ़ने वाले को आपका अनुच्छेद साफ तौर पर समझ में आ जाए। जिस बात की चर्चा हमने विस्तार से की, चलिए एक पुनरावृत्ति कर लेते हैं। अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें: संकेत बिंदु के आधार पर ही अनुच्छेद लिखें, विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें, भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली बनाएं, एक ही बात को बार बार ना दोहराएं, विषय से बिल्कुल ना हटें, शब्द सीमा को ध्यान में रखें, अनुच्छेद में एक रूपता बनाए रखें, सूक्ति या कविता की पंक्तियों का प्रयोग भी किया जा सकता है। अंत में निष्कर्ष तक पाठक को विषय समझ में आ जाना चाहिए। छात्रों, एक उदाहरण देखते हैं जिससे अनुच्छेद लेखन और स्पष्ट हो जाएगा। विषय लेते हैं त्योहारों का महत्व। 5 संकेत बिंदु दिए गए हैं। विभिन्न क्षेत्रों के त्योहार, विभिन्न प्रकार के त्योहार, त्योहारों का महत्व, त्योहारों के स्वरूप में परिवर्तन, आज की आवश्यकता। पहले हर एक संकेत बिंदु को हम अलग अलग देखेंगे, फिर सबको जोड़कर हम अनुच्छेद बनाएंगे। पहला संकेत बिंदु, विभिन्न क्षेत्रों के त्योहार। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं: भारत त्योहारों का देश है। हर महीने में कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। भारत की विशालता और विविधता के कारण यहाँ विभिन्न त्योहार मनाए जाते हैं। दूसरा संकेत बिंदु है विभिन्न प्रकार के त्योहार। परंपरा के आधार पर रक्षाबंधन, दीपावली, दशहरा, होली, ईद, पोंगल, बसंत पंचमी, बैसाखी आदि कई त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस तथा गांधी जयंती को सारा देश मिलकर एक साथ मनाता है। आगे, त्योहारों का महत्व। ये त्योहार हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जहां भाईचारा, प्रेम तथा सांप्रदायिक एकता बढ़ाते हैं, वहीं मन में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना की भी छाप छोड़ते हैं। इनसे हमारा सांस्कृतिक गौरव बना रहता है। चौथा संकेत बिंदु है त्योहारों के स्वरूप में परिवर्तन। आजकल इन त्योहारों के स्वरूप में बदलाव आ गया है। रक्षाबंधन के पवित्र धागों के स्थान पर बाजारू राखी, मिट्टी के दीपों की जगह बिजली के बल्ब, होली के प्रेम भरे रंगों के स्थान को कीचड़ ने लेकर त्योहारों की शुद्धता नष्ट कर दी है। आखिरी संकेत बिंदु है आज की आवश्यकता। यह आवश्यक है कि हम इन त्योहारों को सादगी से मनाएं ताकि इसके मूल्य एवं पवित्रता को कोई क्षति ना पहुंचे। पांचों संकेत बिंदुओं के आधार पर जो हमने वाक्य बनाए थे, सबको साथ में जोड़कर देखिए हमारा अनुच्छेद बन गया। चलिए अब इसे पढ़ते हैं। भारत त्योहारों का देश है। हर महीने में कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। भारत की विशालता और विविधता के कारण यहाँ विभिन्न त्योहार मनाए जाते हैं। परंपरा के आधार पर रक्षाबंधन, दीपावली, दशहरा, होली, ईद, पोंगल, बसंत पंचमी, बैसाखी आदि कई त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं।
इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस तथा गांधी जयंती को सारा देश मिलकर एक साथ मनाता है। ये त्योहार हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जहां भाईचारा, प्रेम तथा सांप्रदायिक एकता बढ़ाते हैं, वहीं मन में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना की भी छाप छोड़ते हैं। इनसे हमारा सांस्कृतिक गौरव बना रहता है। आजकल इन त्योहारों के स्वरूप में बदलाव आ गया है। रक्षाबंधन के पवित्र धागों के स्थान पर बाजारू राखी, मिट्टी के दीपों की जगह बिजली के बल्ब, होली के प्रेम भरे रंगों के स्थान को कीचड़ ने लेकर त्योहारों की शुद्धता नष्ट कर दी है। यह आवश्यक है कि हम इन त्योहारों को सादगी से मनाएं ताकि इसके मूल्य एवं पवित्रता को कोई क्षति ना पहुंचे। प्रिय छात्रों, आशा है आपको अनुच्छेद समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई संदेह, कोई शंका हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जल्दी ही कोई नया विषय लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।